रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। खैर हमारा चलिए और अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो बस मुझे याद दिला दिया करें, शेयर कर लिया जाए आपकी अटेंडेंस। ठीक है, सर आप बोलते जाइएगा अटेंडेंस भाई लोग। एक प्रेजेंट सर। जी, साजिद, प्रेजेंट। अरीब अहमद, अबीर अहमद, सॉरी अबीर, अभी नजर तो आ रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ। शहीर अहमद, सर उनका माइक नहीं चल रहा। अच्छा उनका माइक नहीं चल रहा, चलिए। शहीर, प्रेजेंट सर। एक मिनट थोड़ा सा। जी, मोहम्मद अनस, अनस है। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट सर। उप्स, सर हमजा मोहम्मद बिन, अनस प्रेजेंट। मोहम्मद अनस है प्रेजेंट, चलिए मोहम्मद अनस। हमजा बिन आरिफ, प्रेजेंट सर। फजीलुल्लाह, प्रेजेंट सर। हमजा कुरैशी, प्रेजेंट सर। शहरोज हसन, शहरोज, मोहम्मद हुनैन, प्रेजेंट सर। हम्माद अली जहांगीर, प्रेजेंट सर। जहांजेब जावेद, जहांजेब, सूरज कुमार, सूरज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मंसूर साबिर, मंसूर है। मारजिया मुअज्जम, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद अबू अतीक, अतीक, सैयद मोहम्मद माज शफीक, सैयद मोहम्मद कासिम जैदी। कासिम नजर आ रहे हैं और माज भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो। बारह में लगा रहा हूँ दोनों की, प्रेजेंट नजर तो आ रहे हैं। हैदर नसीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम, प्रेजेंट सर। हमजा राशिद कुरैशी, प्रेजेंट सर। रोहान, मोहम्मद रोहान, सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। लगा दी, सॉरी यार, बुढ़ापे में ऐसे हो जाता है कि बात नहीं चलता। मोहम्मद रोहान, अच्छा मोहम्मद सफीर, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। शाहरुख फैजी, प्रेजेंट। सादिया शुजात, सैयद शोएब हसन, सर। मोइजुल इस्लाम, प्रेजेंट सर। मोइजुल्लाह खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल वाजिद, वाजिद, सुखरुफ बशीर। प्रेजेंट। चलिए, जो लोग नहीं है मैं दोबारा से क्विकली उनका नाम ले रहा हूँ जो एब्सेंट नजर आ रहे हैं। शाहरोज हसन खान हैं या नहीं है, जहांजेब जावेद और मंसूर साबिर, अबू अतीक और रोहन रेहान और अब्दुल वाजिद। चलिए अटेंडेंस हो गई। अब हम स्क्रीन पे दोबारा से चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट से दरखास्त है कि ज़रा पढ़ते जाएं साथ साथ। शुरू में मैंने जो सवाल किए थे भाई अभी तक क्या सीख लिया है, तो फोकस ऑन लर्निंग, थोड़ा सा हम सीखते जाएंगे। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट कैसे होता है। अभी एक पूरा एक आपको ब्लॉक नजर आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेंगे। और ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पहला पार्ट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट को इनिशिएशन भी कहते हैं। इनिशिएशन यानी शुरू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो शुरू करने से पहले देयर हैज टू बी अ रिपोर्ट, इज इट फीजिबल, नॉट फीजिबल, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। So there are certain questions before you do a project.
क्या है कि फायदेमंद है, हम कर भी सकते हैं, हमारे पास फंड्स हैं कि नहीं है, हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं है। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, ऐसे ही है जैसे आप FIP कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज फीजिबिलिटी, इज इट फीजिबल और नॉट, ठीक है। तो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन से पहले क्या देखना है कि इज इट फीजिबल और नॉट, चाहे वो हार्डवेयर का हो चाहे सॉफ्टवेयर का हो, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले क्या देखना होगा, टाइम है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं है, रिसोर्स एक्सपर्टीज है कि नहीं है, ठीक है। फिर वाला सवाल है कि जी हमें क्यों करना चाहिए, अगर ये सारी चीजें तो हमें क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट, इसमें एफर्ट कितने लगेगी, कॉस्ट कितने लगेगी और बेनिफिट क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये फिजिबिलिटी अगर कहती है यस, जो आप ऊपर लिखा है ना, शैल वी डू दिस प्रोजेक्ट और नॉट, तो ये सवालात हैं कुछ, ठीक है। तो अगर उनका आंसर आता है यस तो फिर आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप रिक्वायरमेंट लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसमें से आप पार्टीशनिंग करेंगे कि हार्डवेयर वाला कौन सा पार्ट है, सॉफ्टवेयर वाला कौन सा पार्ट है, फिर इसको अलग अलग कर लेंगे, पैरेलल कर लेंगे। सॉफ्टवेयर पैरेलल एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, हो सकता है हार्डवेयर पहले बन जाए, हो सकता है सॉफ्टवेयर पहले बन जाए, हो सकता है बिल्कुल साथ साथ मैंने ये बनने के बाद फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट होने से, ये देख रहे हैं आप, स्टार्ट होने से आखिर तक, ये खत्म होने तक, ठीक है। तो दिस इज ऑल प्रोजेक्ट। तो बाय द वे व्हाट इज प्रोजेक्ट, किसी को डेफिनेशन पता है व्हाट इज प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ये जो भी आप काम कर रहे हैं रूटीन वर्क नहीं है। हमने थोड़ा सा पढ़ा था ना, रूटीन वर्क क्या चीज होती है, प्रोजेक्ट क्या चीज होती है, किसी को याद है। और एक्सप्लोरेशन क्या चीज होती है, याद है वो स्लाइड, रूटीन वर्क, प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लोरेशन, याद है किसी को। चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ते जाइए, मेरा काम एक्सप्लेन करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आई नीड टू एक्सप्लेन, लेकिन उसको रिटेन करना दिमाग में आपका काम है। तो अगर लॉजिकली समझ में आ रहा है तो रिटेन करना आसान हो जाएगा, लेकिन उसको रिवाइज करना जरूरी है। रूटीन वर्क तो होता है जो आप रेगुलरली कर ले हैं, डिफाइन है और उसमें कोई चैलेंज नहीं है अंडरस्टैंडिंग का। प्रोजेक्ट वो होता है इसमें कुछ चीजें डिफाइन होंगी, जैसे स्टेप्स डिफाइन है, लेकिन इसमें क्या करना है कैसे करना है, तो दैट इज द रीजन इट इज अ प्रोजेक्ट। लेकिन प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में 3 चीजें होंगी। प्रोजेक्ट टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी का मतलब है महीने भर का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट शुरू होगा, प्रोजेक्ट खत्म होगा। प्रोजेक्ट क्यों शुरू होता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो प्रोजेक्ट का एक यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये शुरू होगा कोई चीज बनाने के लिए, और जब वो चीज बन जाएगी तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन और इस प्रोजेक्ट को मैनेज करना। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है, एक तो रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके अलावा टीम चाहिए, उसके अलावा रिसोर्स चाहिए, पैसे चाहिए। अगर कोई हार्डवेयर बनाना है तो जाहिर सी बात है हार्डवेयर के लिए आपको चीजें खरीदनी पड़ेंगी, जोड़ना पड़ेगा, एक्सपर्टीज चाहिए। हाँ सॉफ्टवेयर है तो फिर सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, कोडर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जिन्होंने DHS से पढ़ा हो, उनकी तनख्वाह देनी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो रिसोर्स को मैनेज करना, टाइम को और रिक्वायरमेंट को मैनेज करना, तो दिस इज ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अब ये है, अब इसकी डिटेल हम नहीं जा रहे। आखिर में फाइनल से पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्या चीज होती है, समरी एक लेक्चर की, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है। तो यहाँ तक कोई सवाल किसी को सही नहीं समझ में आ रहा है। ये लेफ्ट से राइट चल रहा है, यानी फिजिबिलिटी बनेगी। अगर आपको समझ में आता है कि जी प्रोजेक्ट करना चाहिए हमें, तो फिर आप स्टार्ट कर लेंगे। तो इनिशिएशन हमेशा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एक क्रिटिकल फेज है, जिसके अंदर आप डिसाइड करते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो फिर इसका अंदर रिसोर्स है, टाइम है, पैसे हैं और उसका बेनिफिट है, तो फिर आप कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बातें, कोई चैलेंज तो नहीं है ये डायग्राम समझने में। एनीबॉडी, कोई चैलेंज तो नहीं है भाई, आप लोगों को समझ में आ रही है तो हम आगे जाएंगे। कोई चीज में सही समझ में नहीं आ रही है तो मुझे रोक के पूछ लीजिए, सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी चीज। जी कोई नहीं पूछ रहा है तो इसका क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या सर बस पूछना नहीं आपसे सवाल। मुझसे बताते चाहिए, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वही है ना, सीखने सिखाने का। कुछ आप सिखाएंगे, कुछ मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, तो इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए सवाल करते वक्त, सर ये समझ में नहीं आ रहा।
चलिए तो आगे चलते हैं। बहरहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ रहा है, अज्यूम ही कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोग नजर नहीं आ रहे। इमर्जेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शुरू होने जा रही है कि हायर लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली लैंग्वेज का कोड छोटा होता है तो कोई मसला नहीं है सब सोचने में, मेथोडोलॉजी चाहिए, टीम बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग। तो जब हम बात कर रहे हैं 50s 60s की, तो बहुत सारी कोडिंग जो है हायर लेवल में होती नहीं थी, प्रोसेसर होता था उसमें लैंग्वेज लिखी जाती थी विच इज असेंबली लैंग्वेज। तो आई डोंट नो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स पढ़ लिया है, असेंबली पढ़ ली है, तो ये शायद इस तरह का कोड हुआ करता था। अगर नहीं पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ इसी तरह से है कि उसमें कोड छोटा होगा, उसमें मेथोडोलॉजी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेसर से बात कर रहे हैं। तो फ्यू हंड्रेड लाइंस ऑफ कोड पढ़ा है, कोई कोर्स पढ़ा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों ने? पढ़ा Yes, है? sir. हाँ, तो कौन से सेमेस्टर में Yes, पढ़ा sir. था? कौन से सेमेस्टर में पढ़ा था भाई? Sir, third semester में थर्ड में पढ़ा था। तो यू आर फेमिलियर विद द असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें कोड छोटे छोटे होते होंगे, आप कुछ कहते होंगे और फिर वो जवाब दे देता होगा, बहुत लंबे कोड्स। एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए मसला नहीं है, दो लोग बैठ के आपस में डिसाइड कर लें, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे पास ये, क्योंकि इसमें समझना मुश्किल होता है, तो फिर जाहिर सी बात है हमने खैर ये तो अभी वही बात चल रही है कि हर आदमी अपनी तरह से प्रोग्रामिंग करता था। जाहिर से देखो मेथोडोलॉजी नहीं थी, तो हर आदमी, हर प्रोग्रामर अपनी तरफ से ओन स्टाइल में क्या करता था, जिसको आप बिल्ड एंड फिक्स कहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब हायर लेवल लैंग्वेज आई, तो हायर लेवल लैंग्वेज क्या करती हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, यानी उसको इतना मुश्किल नहीं होता जिस तरह असेंबली लैंग्वेज होती है। लेकिन बहरहाल इसमें भी हमने रीयूजेबल टेक्निक्स नहीं यूज की थी, ठीक है। और बहरहाल ये असेंबली से आसान था इसको समझना, हायर लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू योर लैंग्वेज, ये कर दो, ऐसा कर दो, लूप में चले जाओ, तो विच वाज क्लोज टू दो। इट इज रिड्यूस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट्स ग्रेटली। प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई थी। जाहिर सी बात है, असेंबली का प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत सारे हार्डवेयर की चीजें पता होनी चाहिए, रजिस्टर की पता, प्रोसेसर की पता। लेकिन अब तो किसी प्रोग्रामर को पता ही नहीं है प्रोसेसर कौन सा है और असेंबली के एड्रेस कौन से हैं, सारा कुछ तो हाई लेवल लिखता है, तो आसान हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक मेथोडोलॉजी थी जो बिल्ड एंड फिक्स की थी, ठीक है ना। और साइज अगर बहुत बड़ा हो जाता तो उसमें भी मुश्किल होती थी। तो इसका मतलब है हमको अभी भी कुछ करने की जरूरत है। तो हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो, यानी फ्लो जो है उसको स्ट्रक्चर करो, आसानी से समझ में आए, और इसको अलग अलग कर लो। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो ये फ्लो अलग कर लो, ये फ्लो अलग कर लो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीज्ड फर्दर। तो क्या हुआ कि बिल्ड फिक्स वाला जो है ना, वो भी फिर भी कम पड़ने लगा, उसमें बहुत मुश्किल होने लगी, टाइम लगता था, बग्स आते थे। तो अगर हम हायर लेवल लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे तब भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। तो कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर एवरेज कोडिंग में घंटा लग रहा है या दिन लग रहा है, तो वो जो दिन लगता था उसमें बहुत सारा काम, बग्स होते थे जो आगे चल के आइडेंटिफाई होते थे, तो बहुत सारा वक्त आपका जाया जाता था, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा और उसमें बग्स होते थे, उसमें करेक्शन करनी पड़ती थी। उसको कहते हैं रीवर्क। रीवर्क का मतलब है सही करो, दोबारा से सही करो, क्योंकि सही नहीं है। तो जो आपने मेहनत की है वो बहुत सारी चीजें जाया जाती थी बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप कोडिंग कैसे करेंगे? कोडर आप ठीक है, एवरेज है या बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता थी बिजनेस की, या रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती थी, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं आता था। कोई चीज अगर पहली दफा बहुत सही बना लें तो रिपेयर की कॉस्ट नहीं लगेगी या रिवर्क की कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप कोई चीज पहली दफा अच्छी तरह नहीं बनाएंगे तो उसकी रिपेयर की कॉस्ट लगेगी, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है? कॉस्ट इफेक्टिव का वर्ड समझ में आया? टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, कोई बताएगा? समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी
आई किसी को समझ में कि सर क्या कह रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है? जब प्रोग्राम करेक्ट नहीं होगा, समझिए 80% आपका प्रोग्राम करेक्ट है या 85% करेक्ट है, तो क्या होगा? तो बताएगा इसका जवाब क्या होगा अगर 85% करेक्ट है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन 100% नहीं है तो क्या करेंगे? What would you do when you don't have the correct program? क्या करेंगे सर आप? उसको जो उसमें बग्स होंगे उनको सॉल्व करके उसको 100% करेक्ट करने की कोशिश सही करेंगे। करेंगे, सही करेंगे। हाँ, तो जो सही करने की कॉस्ट है ना वो दोबारा लग रही है, क्योंकि आपने तो ये नहीं बनाया था कि खराब बने, आपने तो 15% बग रह गया था आपसे कोशिश के बावजूद, तो देन यू नीड टू रिपेयर दैट 15% 20%, वो दोबारा से कर रहे हैं। जब तक वो सही नहीं होगा वो एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लग रही है। क्यों लग रही है? इसलिए कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है और आप उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपसे गलती हो रही है, जान के नहीं कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको। बात समझ में आ रही है? दैट इज द रीजन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है? रिपेयर वर्क या रीवर्क करना पड़ा है। रीवर्क का मतलब है दोबारा से करना, ठीक है? इसको हम किसी कोर्स में पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस भी कहते हैं, ठीक है? तो बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज सही नहीं है तो सही करने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी। अगर वो सही हो जाए तो वो टाइम और कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है? ये है कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। चलिए, अब एक चीज और है, सॉफ्टवेयर आपने पहले तो ये तो समझ में नहीं आ रहा और अच्छी तरह से बना नहीं। अब हमने अच्छी तरह से समझ भी लिया और सॉफ्टवेयर बना भी लिया, लेकिन एक बात यह है कि उसको मेंटेन भी करना है। अगर मैंने आपसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया 1 साल में, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि मुझे कोई एडिशनल रिपोर्ट चाहिए हो, ऐसा बहुत मुमकिन है कि आई नीड एडिशनल फंक्शनैलिटी, और ऐसी बहुत मुमकिन है कि मुझे इसके बावजूद कुछ और भी चाहिए। जब मैंने ये देख लिया तो मैं कहता हूँ ये नहीं हो सकता, आप कहते हैं सर हो सकता है। तो दीज आर एडिशंस, दीज आर कॉल्ड एनहांसमेंट। तो एनहांसमेंट कैसे होगी? अगर आपने 1 साल का प्रोग्राम लिखा है तो उसी प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी एनहांसमेंट हो जाएगी। हफ्ते भर की रिपोर्ट बना देंगे, 15 दिन में एक और रिपोर्ट बना देंगे। एनहांसमेंट उसी एग्जिस्टिंग कोड में होगी ना, एग्जिस्टिंग कोड जो आपने 15 लोगों ने 1 साल में बनाया है, टेस्ट कर लिया है ऑपरेशन में। तो ये जो एनहांसमेंट हो रही है इसको कहते हैं मेंटेनेंस। यानी आप जब तक चला रहे हैं तो कस्टमर की डिमांड होती जाएगी, दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग। लेकिन ये मेंटेन करेंगे कैसे? अगर जो आपने सॉफ्टवेयर लिखा है उसकी लॉजिक मुश्किल है, वो सेग्रीगेट नहीं है, वो रीडेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको ये ख्याल रखना है कि सॉफ्टवेयर रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि ये मेंटेन होगा। ये बात समझ में आ रही है हमारे यस सर, बच्चे? यस सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप सिस्टम्स लिमिटेड में हैं या किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जहाँ 100 लोगों की टीम है, ठीक है? एंड यू आर वन ऑफ दोस। अब 100 लोगों ने साल भर में या 10 महीने में एक प्रोग्राम लिखा है और लिखने के बाद टेस्ट कराने के बाद आप दूसरे प्रोजेक्ट पे चले गए, या आप इस्लामाबाद चले गए, लाहौर चले गए, किसी और प्रोजेक्ट पे आपको भेज दिया और वो बैंक में वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो अगर कोई चेंज करनी होगी तो क्या करेंगे? आपको दोबारा से बुलाएंगे या किसी और को कहेंगे इसको रीड करो, और क्योंकि आप तो दूसरे प्रोजेक्ट में हैं, तो व्हाट वुड यू डू? नॉर्मली यही होगा ना, आपको नहीं बुलाया जाएगा, आप तो एक दूसरे प्रोजेक्ट में होंगे। तो नॉर्मली बनाने वाली टीम और मेंटेन करने वाली टीम डिफरेंट होगी। अब बनाने वाली टीम ने अगर आसानी से नहीं लिखा एंड द सॉफ्टवेयर इज नॉट रीडेबल, तो फिर समझने वाले को बहुत मुश्किल होगी और वो कहेगा सर मैं लिख देता हूँ ये कोड दोबारा से 1 हफ्ते में, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि लिखा तो मैंने है लेकिन इसको मेंटेन कोई और करेगा। इसका मतलब है इट शुड बी इजीली रीडेबल। ये बात समझ में आ रही है? बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दिस सॉफ्टवेयर शुड बी इजीली मेंटेनेबल। ये एक रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है आप लोगों को, अगर आप बड़ी टीम यस का सर। पार्ट है, ठीक है? तो अब ये सारी चीजें जब शुरू हुई थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तब जरूरत नहीं थी, अब रिसेंट उसमें आपको बहुत जरूरत पेश आ रही है कि सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा जाए, ठीक है? तो इसका मतलब है ये टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी कि जनाब इंडेंटेशन हो,
कमेंट्स हो, ठीक है, कुछ रूल्स अप्लाई होंगे रीडेबल। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके अलावा जब आप काफी फेमिलियर हैं फ्लो चार्ट से और इन चीजों से, तो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दोज लार्ज प्रोग्राम्स। अब क्या होता है, इनके कंट्रोल्स, ये जो बात की है ना प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो ये कैसे करते हैं, ये होती क्या चीज है? तो एक्चुअली ये है कि जनाब सीक्वेंस का मतलब है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, और इसमें लूप कहाँ से जाएगा, कितनी दफा चलेगा। तो अगर ये कमेंट्स और ये चीजें अलग अलग हैं तो समझ में अगर आपको रीड करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने कमेंट लिखा हुआ है कि ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये चीज यहाँ होगी, इसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या हो गया, एक तो हायर लेवल लैंग्वेज आ गई, स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसे है, यू नीड टू कंट्रोल दोस, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए ये वाली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, उसके बाद ये एक जंप लगाई और ये फलानी जगह चला गया, तो प्रॉब्ली दैट्स अ गो टू स्टेटमेंट। या ये 10 दफा चल रहा है या 15 दफा चल रहा है, या कोई डिसीजन है, डिसीजन में क्या होता है, अगर ये है तो यहाँ चले जाओ, ये नहीं है तो वहां चले जाओ, यस और नो जिसे आप कहते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन डिसीजंस, तो इनको डिसीजंस कहेंगे। इसका मतलब है अगर इस कंपैरिजन है जो भी है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, क्योंकि आपने लिखना है और आप यू आर पार्ट ऑफ ए बिग टीम और आप कहीं और चले गए, बट दैट सॉफ्टवेयर हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, जब तक रिटायर नहीं होगा। तो इट्स मैंडेटरी दैट यू नीड टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर, दैट इज इट इज मेंटेनेबल, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एक अलग चीज हो गई, डिजाइन अलग चीज हो गई, सॉफ्टवेयर बनाना, टेस्टिंग अलग हो गई, लेकिन अब ऑपरेशन में है तो मेंटेनेबल। तो फॉर मेंटेनेंस प्रॉब्ली दैट्स अ सेपरेट टीम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब ये वही उसका है कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए